नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई। उस समय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी थे। उन्होंने एक संकल्प लिया और प्राकृतिक खेती की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में करवाई और 2018-19 में इसके लिए बजट भी रखवाया जयराम सरकार ने। और आज की डेट में स्थिति यह है कि 2.25 लाख किसान इस प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य तब तय किया गया था कि इस खेती को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती राज्य के रूप में देश में का पहला राज्य बनाना था 2030 तक, और 9,61,000 किसानों को और बागवानों को पूरी तरह से जोड़ना था। लेकिन पिछले दिनों कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी ने बयान दिया कि प्राकृतिक खेती बंद होगी और उसकी जगह हम यहाँ पे जैविक खेती शुरू करेंगे। जैविक खेती की शुरुआत सिक्किम में 2003 में हुई। एक एक्ट लाया गया और पूर्णतः वो राज्य देश का पहला राज्य है जो जैविक खेती कर रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खेती आज की स्थिति में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात हर जगह हो रही है। और केंद्र सरकार ने भी अपने 2023-24 के बजट में इसके लिए 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह खेती को बंद किया जा रहा है और वो जो स्टाफ तैनात है उनको भी विड्रॉ किया जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज जम्वाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कौशल मुंगता जी हमारे साथ जुड़े हैं और विश्लेषक के तौर पे प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस विषय को भलीभांति जानते हैं। इन्होंने नजदीकी से देखा है उस समय आचार्य देवव्रत जी ने जब इसकी शुरुआत की थी। तो मैं सबसे पहले प्रवीण जी से कुछ जानना चाहूंगा। प्रवीण जी, आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि ये इस योजना को आखिर इतने लोग जुड़े, लाभान्वित हुए और बड़ी लो कॉस्ट खेती है ये, और अचानक बंद करने की स्थिति क्यों आ गई? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम लोगों को जैविक खेती और जो प्राकृतिक खेती है इसके बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। जो जैविक खेती है, जैविक खेती में हम लोग क्या करते हैं कि जो जैविक खाद है उसका उपयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है और किसी भी तरह के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके विपरीत प्राकृतिक खेती में ना हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं, न ही वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं और न ही गाय के गोबर का यूज करते हैं। ये बेसिक गाय डिफरेंस का है गोबर तो प्राकृतिक। गाय का हाँ, नहीं, प्राकृतिक में गाय का गोबर गोमूत्र तो मेन इसका हुआ है नहीं, प्राकृतिक गाय खेती का में। गोबर भी देसी गाय का जो गोबर होगा और देसी देसी गाय गाय, का जो मूत्र होगा उसी को बहुत बिल्कुल कम बिल्कुल मात्रा में यूज करेंगे। प्राकृतिक बिल्कुल। खेती जो है, जो एक उन्होंने एक किताब भी लिखी थी देवव्रत जी ने, जिसका नाम यही था कि जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। बाद में उन्होंने इस चीज को मान लिया कि जीरो बजट के ऊपर कभी भी कृषि नहीं हो सकती है। पर उन्होंने भी कहा कि ये जो प्राकृतिक कृषि है ये बेस्ड है विज्ञान, अध्यात्म और अहिंसा के बेस के ऊपर। जी जब उन्होंने अपने वहां पर ये सबसे पहले तो इस जो कृषि इस खेती का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो सुभाष पालेकर जी लेकर आए थे और सुभाष उसी को पालेकर जी के बाद किया पूरे देश में, हाँ, है। काफी जगहों पे इसका शुरुआत हुई। आचार्य देवव्रत जी ने भी अपने यहाँ पर जो उनका गुरुकुल, उन्होंने अपनी किताब प्रवीण में जी, कहा है, उन्होंने जी कहा है कि पहले कुछ वर्षों तक जो है मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिली। जी हिमाचल प्रदेश के अगर संदर्भ में अगर हम लोग इसको देखें तो हिमाचल प्रदेश की जो टोटल हमारा जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। उसमें जो जी कृषि योग्य भूमि है हमारी वो 9,555 वर्ग किलोमीटर है और 9,555 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 9,61,000 किसान, जैसा कि आपने पहले बताया था, उतने किसान हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग की जो साइज है वो 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 4 बीघे से कम है। ऐसे में जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ठीक है, प्राकृतिक खेती एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, परंतु हिमाचल प्रदेश में इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। वजह क्या है कि हरियाणा के कॉन्सेप्ट में, पंजाब के कॉन्सेप्ट में इसको आप लागू कर सकते हैं क्योंकि वहां चारों तरफ को खेत है। हमारे यहाँ पर जो है खेतों के साथ में लगते जंगल है और जंगलों से जो कीटनाशक आएंगे वो किसी भी हिसाब से हम लोग नहीं बच पाएंगे। जब मैंने इसकी ट्रेनिंग ली तो मैंने भी शुरुआत में यही किया था कि अपने दीदी के घर में इसका उपयोग शुरू किया, परंतु बहुत कुछ करने के बाद भी सच्चाई यही थी
कि आसपास के कीटों ने जो है उन फसलों को, सब्जियों की फसलों को बुरी तरह से तबाह किया। मेरा ये मानना है कि प्राकृतिक खेती जो है ये नाम के लिए तो बहुत बढ़िया थी, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसको पूरी तरह से कभी अपनाया ही नहीं। पहली बार जब प्राकृतिक खेती की बात आई तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा। दूसरे वर्ष भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको 25 करोड़ रुपए का बजट रखा और तीसरे साल भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको 25 करोड़ रुपए का बजट रखा। अगली बार हिमाचल प्रदेश सरकार खुद ही 20 करोड़ रुपए पे आ गई और उससे अगली बार 18 करोड़ रुपए पे आ गई। मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले 5 वर्षों में अपने बजट को ही घटाती गई। और मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताऊं, इसमें पूरे के पूरे फ्रॉड आंकड़े जो है कृषि विभाग के लोग जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को देते रहे। सच्चाई क्या थी? पहली बार ये कहा कि 50,000 लोग जो है प्राकृतिक कृषि से जुड़े, दूसरी बार भी कहा कि 50,000 लोग प्राकृतिक कृषि से जुड़े, और तीसरे साल तो बड़ी हैरानी की बात थी, एग्जैक्टली एक ऐसा आंकड़ा कि 1,18,500, मतलब इस तरह से कर दिया उन्होंने कि 512 लोग भी जुड़े। बाद में उनके आंकड़े देना ही बंद कर दिए। मेरा कहीं ना कहीं मानना था इस बजट का दुरुपयोग हुआ, और मुझे आज भी यह समझ नहीं आता है कि जब आप इस कॉन्सेप्ट में सक्सेसफुल हो रहे थे तो आपने अपना बजट क्यों कम किया भाई? जी। जब बजट आप सरकार खुद कम करे जा रही थी, अब चीखने के लिए, अब चीख रहे, आपके फायदा भी क्या है? आपने क्या कहा था पिछली 2022-23 के बजट में कि हम लोग जो है 50,000 कृषकों को प्राकृतिक कृषक का प्रमाण पत्र देंगे। क्या हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 में कहा कि हम 3,615,000 पंचायतों में एक एक मॉडल स्थापित करेंगे। क्या एक भी मॉडल स्थापित हुआ? जब आपने 5 वर्षों तक कुछ नहीं किया, तो अब जब ये बंद हो रही है तो आपको रोने का फायदा भी क्या? क्यों रो रहे हो आप? किस लिए रो रहे हो? देखो, प्राकृतिक कृषि के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को हम लोग अवेयर कर सकते हैं। जब आपने अपने आप ही छोड़ दिया, आपने अपने आप, प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। 540 करोड़ रुपए का बजट बागवानी के लिए है, 550 करोड़ रुपए का बजट कृषि के लिए है, और उसमें सिर्फ प्राकृतिक कृषि के लिए रखा है 20 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि जब से आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल बनके चले गए हैं, तब से इस चीज को, क्योंकि उनके रहते, क्योंकि वो खुद मॉनिटरिंग करते थे, तब तक इसके अच्छे परिणाम थे। उसके बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया, बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको छोड़ दिया। गुजरात में देखिए 9 लाख बीघा से ज्यादा भूमि पे हो रही है, और एक जिला, डांग जिला, पूरा का पूरा प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित हो गया है। वहां पे वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं, उनके जाने से ही असर हुआ है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम थी, लीडरशिप की प्रॉब्लम थी। जब तक वो थे तब तक तो बढ़ावा मिल रहा था, जब वो चले गए तो सरकार ने छोड़ दिया इसको। सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया, मैं आपको सच बताता हूं। अब चाहे बीजेपी डिफेंड करे या चाहे कांग्रेस गालियां दे। और रही बात जैविक खेती की, तो जैविक खेती के लिए कांग्रेस को मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं, वो जैविक खेती के लिए कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी। 2018 में हिमाचल प्रदेश में 40,000 किसान ऐसे थे जो जैविक खेती कर रहे थे उसमें भी, और ये बजट में परिलक्षित है। देखो, ये मेरा नहीं है, वीरभद्र सर, बिल्कुल आत्मा प्रोजेक्ट में बजट ही जैविक खेती के लिए, उसी को जैविक खेती के लिए बजट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुंगटा जी के पास जाता हूँ। मुंगटा जी, अचानक मतलब किसी चीज को जब बंद करते हैं तो एक विरोध होता है, जाहिर है भाजपा सरकार के समय में शुरू हुई, लेकिन वो किसी राजनीतिक तौर पे शुरू नहीं हुई। आचार्य देवव्रत जी ने इनिशिएटिव लिया और बड़े पैमाने पे किया। उसके बाद नीति आयोग ने उसको सराहा, शामिल किया, केंद्रीय बजट में भी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा, और अनेक राज्य जिनके मैंने नाम गिनाया वहां पे ये हो रही है, थोड़े पैमाने पे हो रही है लेकिन हो रही है। गुजरात का एक जिला तो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती का जिला बन गया है। अगर हम इसका एक मिक्सचर तैयार कर दें, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों में, जो सब्सिडी बड़ी नॉमिनल सी है, 2250 रुपए मिल रही है एक देसी गाय खरीद करने के लिए, मैक्सिमम 25,000 सब्सिडी मिल रही है, कोई ज्यादा सब्सिडी भी नहीं है, और 3 लाख भूमि पे ये हिमाचल प्रदेश में अभी हो रही है। अचानक अब उसको बदल दिया जाएगा या क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे? तो ये अचानक योजनाएं बदलना कितना उचित है? मुमता जी, माइक ऑन करिए। सर पथरिया जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से।
मैं आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक से जो है ना बागवान आपकी कृषि विश्लेषक बना दिया। हालाँकि मैं बहुत बड़ा इसमें अधिक जो है ना गहन अध्ययन और गहन कोई इसका विद्यार्थी नहीं हूँ। सुन लीजिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं कांग्रेस को ही डिफेंड करूँगा। मैं मज़ाक कर रहा हूँ आपसे, पहली बात मैंने इसीलिए आपसे करी। मैं खुद इसका जो ना आपके मैं किसान हूँ, मैं स्वयं घर में बागवानी करता हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा और इसको आपको मैं अच्छे से बताने की कोशिश करने जो मैं इससे आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। पथरिया जी, जो ये प्रवीण शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बोली है 2-3। इन्होंने बोला कि जो झूठा आंकड़ा सरकार दे रही थी कि प्राकृतिक जो है ना कृषि जो कर रहे हैं कुछ लोग, उसको आपने 9 लाख तक आंकड़ा ले गए, पहले आप 50,000 का आंकड़ा। तो मैं आपको सच्चाई बता दूं सर, प्राकृतिक कृषि कर ही कोई नहीं रहा था एक्चुअल में। हमको जो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि में जो अंतर है, वो अंतर ये है कि प्राकृतिक कृषि तो प्योर कृषि है, तो गोबर में नहीं मानते, है ना? उसमें तो आपको बिल्कुल पूरा प्रकृति पर निर्भर होना है। वो आपको जीवांश का खाद नहीं मानेंगे, वो आपके पत्ते की खाद नहीं मानेंगे, वो आपके वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खाद हमारी जो है, जो हमारा केंचुआ वाला खाद है, वो नहीं मानेंगे। प्राकृतिक कृषि तो वो हुई, है ना? और जो आपने एक बात आपने खुद बोली पथरिया जी कि भाई आत्मा का जो प्रोजेक्ट था स्कीम का, जो कि जैविक खेती के लिए था, उसको डाइवर्ट करके आपने प्राकृतिक कृषि करने की कोशिश की। आचार्य देवव्रत जी का अच्छा इनिशिएटिव था, हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और उन्होंने अच्छी पहल की थी। परंतु सच्चाई ये है, हमारे गांव में भी इसके कैंप लगे, मेरे इलाके में भी इसके कैंप लगे, मेरी बहुत सारी पंचायतों में इसके कैंप लगे। तो क्या हो रहा था कि आत्मा की जो हमारे ऑफिशियल्स थे, वही इसको लीड कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो आपको वही सिखा रहे थे, कैसे गौमूत्र से कैसे आपको जो ना अपने पौधों को बचाना है, खाद को और फसलों को बचाना है, कैसे आपने हमारे जो है ना गोबर से खाद बनानी है, कैसे आपने केंचुआ खाद तैयार करनी है। तो वो एक प्रकार से जैविक कृषि की तरफ ही आपको चाहे अनचाहे में जो है ना ले जा रहे थे। प्राकृतिक कृषि अगर मैं आपको बोलूं, जो एक आंकड़ा मोटा-मोटा मैं अपने हिसाब से किसान होने के नाते बताऊं, मात्र और मात्र 1% जो इन्होंने आंकड़ा दिया कि 9 लाख लोग कृषि कर रहे हैं प्राकृतिक, उसमें से 1% लोग होंगे जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि कर रहे थे या फिर उस तरफ को जाना चाह रहे थे। रही बात आज हिमाचल प्रदेश सरकार की कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जैविक जो खेती की तरफ जाएंगे, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि जो ये एक मैं ये कहूंगा कि एक जो हम जो है ना सिर्फ कागजों में एक प्राकृतिक कृषि कर रहे थे, जो कि आज हमारे पास लैंड होल्डिंग कम है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, प्रवीण शर्मा जी ने भी ये बात मानी है। हम पहाड़ी राज्य है, लैंड होल्डिंग कम है, जंगल के साथ लगते हमारे क्षेत्र है। अपर शिमला तो पूरा हमारा पूरा जंगल के साथ लगता है। और हमारे जो लोग है सेब की जो बागवानी यहाँ करते हैं, और हमारा जो है ना आपके कैश क्रॉप्स होती है, तो यहाँ पर हमको तो रिजल्ट ओरिएंटेड कृषि चाहिए, हमको जो क्रैश क्रॉप्स चाहिए, हमको तो जो है ना ज्यादा रिजल्ट वाला लोग यहाँ पर ऐसी कृषि करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है कि प्राकृतिक कृषि की तरफ जाएगा किसान, जैविक कृषि की तरफ फिर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग गाय रखते हैं, गोबर खाद और केंचुआ खाद बनाते हैं, और हमारा जो अपशिष्ट होता है हमारे पशुओं का या हमारे घर का जो हमारे किचन का, वो हमारी एक वो जो खाद बनती है, उस तरफ फिर भी हमारा किसान जाएगा। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने, कृषि मंत्री जी ने हमारे तरफ से भी, यहाँ से मैं भी चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर उसका, हमारी तरफ से भी हमने भी हमारे डिपार्टमेंट के आदमी को भेजा था। उन्होंने भी वहां बात रखी है कि बजाय प्राकृतिक कृषि के इसको भी अगर कोई करना चाहे उसको भी प्रोत्साहित किया जाए, परंतु जैविक कृषि की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, और आत्मा का जो प्रोजेक्ट है उसको पूर्ण रूप से जो है ना आगे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी सरकार सहायता दे पाएगी जैविक कृषि के लिए, और जो है गांव के दृष्टिकोण से भी और शहर के दृष्टिकोण से भी, उस तरफ भी हम पथरिया जी आगे बढ़ेंगे। जी जी माइक बंद कर दीजिए। ये सवाल ये है कि एक आंकड़ा आया था कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी लखनऊ ने एक स्टडी की थी प्राकृतिक खेती पे, हिमाचल का जो मॉडल था उसको लेके। उसमें उन्होंने इस चीज को सराहा है कि हिमाचल ने जो प्रयास किया है वो अच्छा प्रयास है, इसके प्रयास को झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक कहा आपने कि आत्मा प्रोजेक्ट के ऑफिशियल के लेवल पे वो रहा, क्योंकि वो प्राकृतिक खेती के नाम पे फील्ड में जैविक खेती की तकनीक ही सिखाते रहे कहीं ना कहीं। वो जब तक राज्यपाल यहाँ पे देवव्रत जी थे, वो उस चीज को बारीकी से देखते थे, वीकली मीटिंग भी करते थे, ऑफिशियल के साथ भी फील्ड में भी जाते थे कहीं ना कहीं वो। और उन्होंने यहाँ के किसानों को ले जाके कुरुक्षेत्र का अपना मॉडल भी दिखाया था। लेकिन ऑफिशियल लेवल पे कहीं ना कहीं चूक हुई है, नहीं तो हो सकता था आज इसको और भी बढ़ावा मिलता, क्योंकि उनको गए भी काफी साल अब यहाँ से हो गए हैं, तो उसका असर मुझे लगता है मुमता जी पड़ा है। इसलिए अब जैविक खेती की तरफ दोबारा से मुड़ना पड़ रहा है इनको। जी मुमता जी।
सर मैं आचार्य देवव्रत जी तो एक जेंटलमैन, उनको तो मैं बोलूंगा कि आदर्श है वो बहुत लोगों का, वो पार्टी लाइन से ऊपर के व्यक्ति है। और उनका जो मॉडल था हम उसको बिल्कुल, मैं अगर वो बड़े स्तर पर देखा जाए, अगर उसमें हमारा जो अधिकारी थे अगर वो पूर्ण रूप से उसमें सहयोग करते तो वो लागू हो सकता था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। पर मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी कह रहा हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वर्क कल्चर है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं सर, जो एक अच्छे स्टेट की एक निशानी होती है अच्छी ब्यूरोक्रेसी, उसमें हम थोड़ी से पीछे है। हमारे जो अधिकारी ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले, वो हर जो हिमाचल सरकार योजना बनाती है उसको पूर्ण रूप से कोई भी मैंने देखा नहीं कि योजना आज तक लागू हुई हो। तो यहाँ हमारी चूक है सर, हमको वर्क कल्चर बदलने की जो है ना जरूरत है, इसको मैं बड़े प्रमुखता के साथ कहना चाहता हूँ। रही बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की, मैं कहना चाहता हूँ सर, हम बागवानों के लिए भी बहुत ही बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे हमने किलो के हिसाब से खरीद शुरू करी, कैसे हम दूध खरीद के मूल्यों को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम किसानों को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि माली हालत खराब है सरकार की, लेकिन और जो अभी जैविक खेती की तरफ बढ़ने की बात है वो प्रैक्टिकल चीज है सर। अगर कुछ लोग इसका विरोध करेंगे उनका भी हम सुझाव लेंगे। और हमारे जो कृषि मंत्री भी है और बागवानी मंत्री, दोनों बहुत ही सुलझे हुए और बहुत सीनियर जो है ना हमारे मंत्री है और ग्राउंड जीरो से आए हुए लोग हैं, तो हम उसमें इनका सुझाव भी ले रहे हैं और लगातार मीटिंगें बुलाई जा रही है। आज मैं सिर्फ इतना, मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाह रहा हूं आपको कि अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर हमको जैविक कृषि के अंदर अगर हमको आगे बढ़ना है, तो इस मॉडल को आपने जो अधिक हमारा अभी आपने कहा कि आउटसोर्स के लोगों को बाहर किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आत्मा का जो अधिकारी है उनको उसमें लगाया जाए, जो उनका काम है उसमें उन अधिकारियों को लगाया जाए। और जो हमारे आउटसोर्स के अधिकारी है उनको रखने की जो है नहीं है सरकार की, तो वो सामने सारी बातें, उसमें हम कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जिस चीज के लिए जो बजट है वो उस चीज के लिए खर्च किया जाए, ना कि झूठे आंकड़े दिखा करके, ना कि झूठे जो है ना आपके प्रोपोगेंडा तैयार करके लोगों को भ्रमित किया जाए। वो कांग्रेस सरकार का काम नहीं है। हम पूरे गाजे बाजे के साथ जैविक खेती की तरफ जाएंगे और बागवानों को भी मजबूत किया जा रहा है, कृषि को मजबूत किया जा रहा है। और हमारा शिवा प्रोजेक्ट है उसको भी हम पूरा जो ना 100% एफिशिएंसी के साथ खत्म करने जा रहे हैं, उसका भी 100% रिजल्ट हमको आज मिल रहे हैं। चाहे आत्मा है, जितने प्रोजेक्ट है उसको आज अच्छे से जो है ना चलाया जा रहा है। अंत में इतना बोलूंगा, प्राकृतिक कृषि के लिए हिमाचल प्रदेश अभी तैयार नहीं है, ना हमारे पास इतनी लैंड होल्डिंग्स है। इसके लिए चाहे सरकार भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की आए, ये चलता रहेगा। ये इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकलिटी पे आना पड़ेगा। अन्यथा हिमाचल प्रदेश का बागवानों को भ्रमित करने वाली, कृषकों को भ्रमित करने का काम चलता रहेगा। और जो अधिकारी ये बजट ले लेते हैं और बजटों को जिस काम के लिए बजट होता है उस पर खर्च करते नहीं है और जो है ना अपना खर्चा निकालते रहते हैं पूरे, चाहे हमारे अपने आपके भवनों का खर्चा है, चाहे हमारे ऑफिस चलाने का खर्चा है, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा है, मैं खुद देखता हूं इनको काम करते हुए। ये बिल्कुल जो है ना असहनीय था, इसीलिए हमको जैविक खेती की तरफ जाना पड़ा। और मैं इसको स्ट्रांगली इसको जो ना सपोर्ट करता हूं और इसको हम बड़े जोरों के साथ आगे चलाएंगे। इतना ही मुझे कहना है, अधिक मैं इस पर नहीं बोलूंगा। जी चलिए, मैं पंकज जी के पास जाता हूँ। पंकज जी, सवाल ये है कि जैविक खेती की शुरुआत तो बड़े अच्छे तरीके से हुई, क्योंकि जब तक राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी इसकी निगरानी कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत की थी, इंटरेस्ट लिया, तब तक अच्छी चली 1-2 साल। उनके गुजरात जाने के बाद इसका बजट भी आपकी भाजपा सरकार थी वो कम करती गई धीरे धीरे। और वहीं फील्ड पे जो जैसा कि मुमता जी ने कहा, आत्मा प्रोजेक्ट के अधिकारी जैविक खेती सिखा रहे थे, वो प्राकृतिक खेती नहीं सिखा रहे थे, वो गोबर और इससे जीवाश्म वगैरह से खाद तैयार करनी सिखा रहे थे, इन्हीं चीजों को सिखा रहे थे। कहीं ना कहीं एक फॉल्ट रहा है, तो इसलिए अब सरकार को दोबारा जैविक खेती पे आना पड़ रहा है। जी पंकज जी। मैं पहले सबको नमस्कार करता हूं। प्रवीण जी ने एक बड़ी माइन्यूटली सी इसमें जाकर जैविक और प्राकृतिक के बारे में बताया और उन्होंने इसके बारे में आचार्य देवव्रत जी के साथ भी रहे होंगे। इससे ये जो इन्होंने प्राकृतिक और जैविक के बारे में जो बताया पूरा, इसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको इतना माइन्यूटली ना लें। अगर ये बड़े माइन्यूटली गए और मुंगटा जी ने तो उसको बिल्कुल ये ले लिया कि जैविक के भाजपा जैविक की बिल्कुल विरोधी है और बोल रही है कि पूरा प्रदेश प्राकृतिक किया जाए। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो प्राकृतिक खेती है वो खुशहाल किसान योजना के उसमें उर्वरक और रसायन उनका कम प्रयोग किया जाए और एक प्राकृतिक हिसाब से हम चलें, उसके साथ हमारी खेती हो। और ये सबको पता है कि जैविक में आपका उत्पादन ज्यादा होगा, पर हमने मिजोरम और अन्य प्रदेशों से, और हमारे जो उस समय राज्यपाल जी थे आचार्य देवव्रत जी,
और भाई प्रवीण जी ने भी उस समय काम किया होगा, और उनका ये मानना था कि ये जो जैविक है इससे हमारे स्वास्थ्य में और हमारे प्रदेश में बड़े दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो इसमें हमें अपने प्राकृतिक खेती, अब आप इतनी माइन्यूटली में ले जाएं कि जी गोबर नहीं लगे इसमें, इसमें वो नहीं यूज हो, ये एक मतलब एक, आप अगर इसको थोड़ा ग्राउंड लेवल में लें तो हमारा इसमें ये था उस समय, ये मानना था आचार्य देवव्रत जी का कि इस योजना को शुरू करने के लिए कि हम अपनी देसी गाय और प्राकृतिक खेती से ऐसा उत्पादन करें जिससे कि ऑर्गेनिक खेती बढ़े, और जो हमारे को जैविक के जो एक दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वो थोड़ा कम हो। अब बात रही कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस सरकार ने तो एक अपना मुद्दा बना लिया है कि जो भी योजना है बंद करो बंद करो, शिवा अभी बोल रहे थे शिवा प्रोजेक्ट बंद करो, इन्होंने बंद करने से कुछ नहीं है। आप हम बीजेपी ने कहा कि हम जैविक का विरोध कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जो प्राकृतिक है उसको भी हमने जो बजट एलोकेट किया है उसको करे। इन्होंने अपने आप खुद माना कि मेरे गांव में ऑफिसर आए, उन्होंने हमें बताया, मतलब हम हर गांव में पहुंचे हुए हैं। अब मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप राजनीतिक तौर पर ना सोचें कि जी हम बोल रहे हैं कि जैविक, भाजपा बोल रही है जैविक बंद करो और प्राकृतिक की पूरे देश में लाओ, पूरे प्रदेश में लाओ। हम ये कह रहे हैं कि जैविक से जहां उत्पादन हो रहा है वो अलग बात है, पर आप प्राकृतिक खेती जो हम कर रहे हैं उसको, अगर वो 20 करोड़ है तो आने वाली सरकार को उनको लाना चाहिए। जो मंत्री का जो बयान था वो बयान बड़ा हास्यपूर्ण था, वो मतलब ऑफ रिकॉर्ड था, वो की करना असि की करना, ये कुछ नहीं होता इतने। भाई आप पूरा प्रदेश जो है वो सेब के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारा लोअर हिमाचल भी है, वहां पर अगर प्राकृतिक खेती हो रही, अब आप देखिए प्रवीण जी खुद जानते हैं, ये आप करसोग जाइए, आप अपने हिली एरिया में जाइए जहां पर हमारी खेती होती है, आज भी पंजाब के लोग, आप जो उर्वरक की बात कर रहे हैं, रसायन की बात करें, क्यों पंजाब के लोग हमारी गेहूं लेने आते हैं, आप बताइए ना, क्यों आते हैं वो हमारी गेहूं लेने? वो अपनी गेहूं को वो बाहर बेचते हैं, पर अपने आप खाने के लिए यहाँ आते हैं, इसके तो आप गवाह हैं। हमारा उस समय भी ये मानना था, और हमारी सरकार बीजेपी का भी यही मानना है। उर्वरक का हमने तो कहीं नहीं बोला किसी ने हमारे ने कि भाई उर्वरक हम इनका विरोध करते हैं जैविक का, पर हम बोलते हैं जो प्राकृतिक है आप बंद क्यों कर रहे हैं? आप उसको धीरे धीरे, सरकार का काम होता है किसी योजना को आगे ले जाना, उसको अगर आपको थोड़ी कमी लग रही है उसको और अच्छा करिए। आपने बोला जी हम गाय का दूध लेंगे, आज 9 महीने हो गए, यहाँ पद्दर में संत राम जी हैं, उन्होंने पूरा गोबर इकट्ठा किया हुआ था, अभी पूरा बारिश आई सारा गोबर बह गया। अब आप बोलिए कि कांग्रेस सरकार के ये हाल है, बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं, खुद अपने आप बोल रहे हमने, आप बोलिए हमारी कहाँ स्टेटमेंट आई कि हमने मना किया कि उर्वरक बंद ही कर दो और प्राकृतिक चलाए रखो। हम ये बोल रहे हैं जो चला हुआ है उसको अच्छे तरीके से और अच्छा करो। मैं सुखू सरकार से इसलिए बड़ा मतलब हमें बड़ी दुख होता है कि हर चीज बंद कर दो, स्कूल है बंद कर दो, ये भाई प्रदेश हमारा है, ये प्रदेश कहीं बाहर के या इथोपिया से लोग नहीं आए हुए हैं, ये हमारा प्रदेश है, ये योजना हमारे लिए है, स्वास्थ्य हमारा है, मेरा और आपका स्वास्थ्य है। ये पंजाब वाले अगर वो यहाँ आकर हमारे गेहूं खरीद रहे हैं, हमारे फल को खरीद रहे हैं, अगर वो क्यों खरीद रहे हैं कि यहाँ पर जैविक खेती, आप क्यों जी ये बाजार में आप जाइए, आज बाजार में कैसे उत्पाद को बेचा जाता है, ये जी ये गोबर का है और ये हमारा जी प्राकृतिक है। अब प्रवीण जी ने इनको थोड़ा माइन्यूटली बताया और हमारे मूंगटा जी तो बिल्कुल ऐसा सोचा कि बिल्कुल ही ये प्राकृतिक में हो गया जी, कुछ भी नहीं करना है और उत्पादन होगा। अरे भाई ऐसे कैसे उत्पादन होगा? आप अपना बताइए, कांग्रेस सरकार बताए आपने गोबर क्यों नहीं लिया आज तक? आप प्राकृतिक, आपने जो बोला वो तो कुछ किया नहीं। आप बोले आपने गाय का दूध, बोला 100 रुपए किलो, गाय का दूध हम 100 रुपए किलो लेंगे। यहाँ मैं आपको ऐसे बताऊं जिन्होंने गोबर के यहाँ पर ढेर लगाए हुए थे कि हमारा गोबर खरीदा जाएगा। आपकी सरकार, झूठी सरकार, बंद मुझे मौका दिया जाए। पूरा मैं मानता हूँ सेब उत्पादकों को जरूरत है, पर हम ये बोल रहे हैं सेब उत्पादक भी तो जा रहे हैं कि हम जैविक, हम प्राकृतिक उसके तरीके से करें। अरे मेरा कहने का मतलब है आप बड़े गलत राह में जा रहे हैं कांग्रेसी, कि हम ये बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया है। अरे हमने शिवा प्रोजेक्ट चलाया, शिवा प्रोजेक्ट धर्मपुर में
और इतने हमारे चंगर पंकज जी, धर्मपुर का किसान, धर्मपुर के किसान को अभी भी कोई लाभ नहीं मिला शिवा प्रोजेक्ट से, आपने डिपार्टमेंट अभी बंद भी कर कोई दिया, लाभ नहीं मिला। आपने हॉर्टिकल्चर की आप कुछ नहीं कर रही सुनिए है, जो डोनर हो रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। आप सुनिए बताइए, आप सुनिए मंत्रियों के लिए नई नई गाड़ी, सुनिए हमारा सुनिए ये जो कुल्लू में सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं, पंकज जी, उन्होंने लाखों रुपया खर्च कर सुनिए, दिया और सारा आप मेरी इन्होंने यहाँ बात पर खर्च सुनिए। किया है। सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे हिमाचल में क्या हर जगह ही पहले प्राकृतिक ही खेती होती थी। हम गाय जो पालते थे उसी के गोबर से वही खाद होती थी, गौमूत्र हमारा कीटनाशक होता था, ऐसे ही चलता था, वही प्राकृतिक खेती है। उसी को अगर आप वो कह लें कि जर्सी गाय का यूज हो रहा तो ये हो रहा, वो फिर जैविक खेती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कमी कहाँ आई? देखिए, अब गुजरात के मॉडल को मैं स्टडी कर रहा था, गुजरात में इसको इतना इनिशिएटिव लिया गया आचार्य देवव्रत जी द्वारा, क्योंकि हमारे हिमाचल में उनके जो चीजें थी, एक मार्केट, प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट को मार्केट उपलब्ध करवानी, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं कराई गई। जो विभाग इसके लिए जो विंग बनाया गया, उसने ना कोई कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनाई, ना कोई इस तरह का चीज बनाई गई। फिर प्रणाली, इसके लिए डिलीवरी का क्या सिस्टम होगा, क्या चीजें होंगी, गुजरात में वो हर चीज तकनीक को भी जोड़ा गया है उसके साथ, इसलिए वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। मुझे लगता है कि कमी तब होगी कि आचार्य देवव्रत जी यहाँ से गुजरात के राज्यपाल बनते चले गए और उसके बाद इसको बिल्कुल अधिकारियों ने औपचारिकता के रूप में निभाया, वो कमी वहां हुई है पंकज जी। चलिए मुक्ता जी, आप बोलना चाह रहे जी सर, मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा सर, मैं बहुत ही अर्जेंट, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। जमवाल जी ने जो बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली, जी जी, मैं जमवाल जी का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने हमें हंसाया भी बहुत, मैं इनको बड़े ही प्यार से आंसर देना चाहता हूँ। हालांकि आप मुझे इसलिए ही नहीं डिबेट में बुलाते क्योंकि मैं भाजपा को बड़े सख्त लहजे में आंसर करता हूँ। तो आज मैं तो बोल भी ना सकता भाजपा पर, मैंने कुछ बोला भी नहीं। मैंने तो ये भी नहीं बोला कि हमने शिवा प्रोजेक्ट बंद किया है, पता नहीं इनको खुद ही मेरे ख्वाब आ रहे थे। पर इन्होंने 2-3 बातें बड़ी ऐसी बोली कि हमने तो गोबर के ढेर लगाए थे, वो तो मैंने भी, सुन लीजिए, हमने भी नाले के पास जो है ना, नाले की गैस, मुझे लगा कि अब गैस भरवाना नहीं पड़ेगा, नाले की गैस से घर चल पड़ेगा, और हमने तो खाते भी पूरे परिवार के खुलवा दिए थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो छोड़ दीजिए, हमारे पास 5 साल का कार्यकाल है, वो हम करेंगे जो हमने वादे किए हैं। परंतु आप ये सुन लीजिए जामवाल जी, हमने भाजपा कांग्रेस की बात नहीं की, हमने ये बोला कि प्रैक्टिकलिटी ये थी कि हम लोग जैविक कृषि कर रहे थे, प्राकृतिक कृषि कोई नहीं कर रहा था प्रदेश के अंदर। यहाँ पर इतनी लैंड होल्डिंग्स नहीं है कि यहाँ का किसान जो है प्रैक्टिकलिटी पर आपके जो ना एक वो करे, एक्सपेरिमेंट करे यहाँ पर की। और सुन लीजिए, आप अगर प्राकृतिक कृषि की बात कर रहे थे, आपने कोई बजट नहीं निकाला था इसके लिए, कोई स्टेट बजट नहीं आपने इसके लिए प्रोवाइड किया था। आत्मा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसी को आपने बदल करके नाम बदलने का काम तो आप करते हैं। हिमाचल कांग्रेस ने नहीं करा है नाम बदलने का काम। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए पैसा आया है, अगर आत्मा प्रोजेक्ट में जैविक खेती के लिए पैसा है तो जैविक में खर्च हो। और दूसरी बात सुन लीजिए, अगर भाजपा की जो सरकार थी, उन्होंने थोड़ा बहुत बजट अगर रखा भी था तो वो उसको उन्होंने खर्च नहीं किया। वो जो अधिकारी थे उनके, वो बेशक उनकी कमी है, उन्होंने तो उसको जैविक खेती कराई लोगों से, पूरे जिला शिमला से जैविक खेती कराई। और दूसरा इन्होंने बोला कि सेब ही सेब नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अरे हम कांग्रेस सरकार ने सेब ही सेब को बढ़ावा देने का काम नहीं किया। समर्थन मूल्य बढ़ाया इस बार 12 रुपए, तो आम का भी बढ़ाया, संतरे का भी बढ़ाया, किन्नू का भी बढ़ाया, सबका बढ़ाया। ये ऐसे इल्जाम मत लगाइए आप। रही बात आचार्य देवव्रत की, हम उनका सम्मान करते हैं। और प्राकृतिक जो खेती की वो बात कर रहे थे, सुभाष पालेकर जो उनकी टेक्निक का वो एक बहुत ही बखान कर रहे थे, उस पर हमारे लोग भी, सेब बागवान भी गए उस पर, हमने भी प्रयास किया कि उस पर आगे बढ़ा जाए। परंतु प्रैक्टिकलिटी ये है, प्रवीण शर्मा जी ने काम किया, उनके साथ खुद मानते हैं, लैंड होल्डिंग नहीं है सर, हम नहीं जा सकते, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको क्रैश क्रॉप चाहिए। बागवान इतना बड़ा होल्डिंग नहीं रखता अपने पास कि वो सारी चीजें करेगा। हमारा भाजपा से कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है। अगर कोई स्कीम अच्छी है तो उसको कंटिन्यू किया गया है भाजपा की, हमने बंद नहीं की कोई स्कीम भी नहीं है ना। जो ये बात कर रहे थे कि हम लोग बंद करने वाले, हम बंद करने वाले नहीं है। हमने प्रदेश बनाया है, हिमाचल प्रदेश बनाया है, हमने खून पसीने से सींचा इस प्रदेश को। बंद करने वाले तो भाजपा ही है, जो स्टेट हुड को मारे ठूट की बात करते थे। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, मैं लीव कर रहा हूं चैनल को। मैं इतना बोलना चाहता हूं, प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं हम उनको बदलेंगे नहीं, उनको भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और जैविक खेती की तरफ हम 99% जाने वाले हैं, और उसको हम पूरी तरीके से जो है ना लागू करने का प्रयास करेंगे। और जामवाल जी, आपकी बात मुझे बहुत कुछ प्यारी भी लगी, और कुछ चीजें आपने गलत बोली, उसको आप देख लीजिए। बाकी मैं आप लोगों से मेरी चर्चा हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, तीनों लोगों से। जी प्रवीण जी, हाँ जी जवाल जी बोलिए। पथरिया जी, मैं मुमता जी का जवाब देना चाहता हूँ जी बोलिए। कि ये जो हम चर्चा में बैठे हैं, प्रवीण जी, मुमता जी और मैं और आप, ये किस लिए करवाई जा रही है? ये इसलिए करवाई गई कि मंत्री ने
ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि मैं ये बंद कर नहीं, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, मैं मुंटा जी, मैं किसी का विरोध नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अरे भाई हमसे कमी रही है, आप उसको अच्छा करिए, आप उन अफसरों को और खींचिए। पर ये कोई ये उन्होंने जब ये बात कही मंत्री ने, जो पोस्ट में बैठे हैं कि ये बंद किया जाए, तब ये चर्चा शुरू हुई है। आप बंद क्यों कर रहे हैं? आप इसको भी चलाइए, ये बोल रहा हूं मैं। और अगर सर सर बंद इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि पैसा जैविक खेती के लिए आता है बजट का, इसलिए बंद करना पड़ रहा है। आप इसको दूसरी दिशा में ले गए थे। और मैं सेब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला, मैं ये कह रहा हूँ करसोग में भी खेती हो रही है, नहीं हो रही है। प्रवीण जी आप बताइए, करसोग में जो गेहूं बीजी जा रही है वो प्राकृतिक, मतलब आपने इसको बड़ा माइन्यूटली किया और मुंटा जी ने उसी बात को उठा लिया कि उनका सवाल वो था कि और उसमें उर्वरक उत्पादन कम आता है, लैंड प्राकृतिक को भी हमें जिंदा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, अब प्रवीण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं और प्रवीण जी बताएंगे कि किस तरह से दोनों चीजों को साथ लेके चला जा सकता है। जी प्रवीण जी। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि जो मंत्री जी का बयान है बिल्कुल गलत है और उन्होंने, मुझे लगता है कि स्टडी नहीं की है। भारत सरकार ने इस वर्ष भी 1500 करोड़ रुपए जो है वो प्राकृतिक खेती के लिए रखे हुए हैं। अगर वो प्राकृतिक खेती को बंद कर देते हैं तो केंद्र सरकार से जो हम लोगों को पैसे मिलने वाले हैं उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे वो। और रही बात, प्राकृतिक खेती बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य में हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। आचार्य देवव्रत जी जैसा लीडरशिप रही होती तो बहुत मामलों में हम लोग इसको कर पाते, परंतु वास्तविकता यही है कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में इस काम को किया ही नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि जो ये प्राकृतिक खेती है, ये हिमाचलियों का सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है। हम सदियों से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर खेती करते रहे हैं और अगर केंद्र सरकार इसके लिए पैसे दे रही है तो वर्तमान सरकार के मंत्री को इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए था। ठीक है, वो जैविक खेती को बढ़ावा दें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में सिर्फ एक बात का मतभेद है। प्राकृतिक खेती वालों को ये लगता है कि जैविक खेती से कीट पतंगे ज्यादा पैदा होते हैं जिसकी वजह से फसलें को नुकसान होता है, और प्राकृतिक खेती में कीट पतंगों से फसलों को नुकसान नहीं हो पाता क्योंकि जीवामृत, जीवाघन मृत या फिर जो है निमास्त्र वगैरह के प्रयोग से ये बिल्कुल कम हो जाता है। इन सारी चीजों के कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कोई भी सरकार लेकर आ रही है तो मुझे लगता है कि उसको थोड़े लंबे समय तक हम लोगों के उसके परिणामों को जांचना चाहिए और इसके साथ साथ इस बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि किन कारणों से कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं हो रहा है। ये प्रोजेक्ट अगर सफल नहीं हुआ तो पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि उन कमियों को निकालें। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसा पंकज जी ने कहा कि हमारी प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बहुत ज्यादा वैल्यू है, लगभग 2 गुने कीमतों में हम लोगों को इसकी मिल जाती है। इवन सेब को ले लीजिए, जहां पे हम लोग ये कहते हैं कि रासायनिक खाद यूज नहीं हुई है, उस सेब की कीमत हमें ज्यादा मिलती है, उस आलू की कीमत ज्यादा मिलती है, उस मटर की कीमत ज्यादा मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, प्राकृतिक खेती को भी चलाना होगा, जैविक खेती को भी चलाना होगा, और जहां पे हमारे को एकदम से कैश क्रॉप चाहिए, जहां रासायनिक उर्वरक की जरूरत है, जैसे बल में एकदम से आपको टमाटर को बचाना है, तो वहां पे न जैविक खेती काम में आती है, न ही प्राकृतिक खेती काम में आती है, वहां रासायनिक उर्वरक काम आते हैं। तो ऐसे में मेरा कहने का मतलब है, हमें मैक्सिमम जो है छोटे से हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो हम लोगों को फ्रूट्स लेने हैं, तो ऐसे में हर कॉन्सेप्ट को हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। अंततः हिमाचल के किसानों का ही फायदा होगा। राजनीति में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जब समय था तब आपने ठीक नहीं की, अब दूसरी सरकार पे इल्जाम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश में आचार्य देवव्रत जी ने शुरुआत की, लेकिन जब वो गुजरात चले गए उसके बाद पिछले लगभग 3 सालों से इस खेती को लेकर गंभीरता से कोई काम नहीं हुआ। हालत ये हुई कि स्टाफ फील्ड में जाकर जैविक खेती की तकनीकें लोगों को सिखाता रहा, प्राकृतिक खेती से दूर होते रहे। वहीं अभी कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार का बयान आया कि इसको हम बंद कर रहे हैं, इसके रिजल्ट ठीक नहीं है। रिजल्ट तो तब ठीक होते क्योंकि आपने एक सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया।
आपने उसके लिए मार्केट, जो उत्पाद थे उसके लिए एक अच्छी मार्केट मिलनी थी, रेट ज्यादा मिलना था, वो उपलब्ध नहीं कराए। आपने एक डिलीवरी चेन सिस्टम नहीं कराया। आपने कई चीजें जो तकनीकी तौर पे मदद होनी चाहिए थी वो नहीं कराई गई। तो अब केंद्र सरकार ने भी 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ का बजट रखा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश इसको बंद कर देता है, उस बजट पे भी कटौती लगेगी, जबकि लगभग 1,71,000 किसानों को इसके जुड़े होने का और 3 लाख बीघा भूमि में हिमाचल प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती की जा रही है। जैविक खेती भी शुरू हो, लेकिन प्राकृतिक खेती को बंद न किया जाए। यही आज चर्चा में मुख्यतः उभर कर आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग लोगों के पास कम है। कई जगह ऐसी है वहां पे हम प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते, हमें रसायनों का उपयोग भी करना पड़ेगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।